अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 4 स्टडी कर रहे थे। आज हम उसके शॉर्ट क्वेश्चन स्टडी करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, अ पर्सन होल्ड्स अ बैग ऑफ ग्रोसरीज while standing still talking to a friend. A car is stationary with its running engine. From the standpoint of work, how are these two situations similar? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दो हमारे पास एक है हमारे पास पर्सन होल्ड्स अ बैग, एक पर्सन है वो खड़ा हुआ है, उसने ग्रोसरीज का बैग पकड़ा हुआ है। दूसरा है एक कार स्टेशनरी, कार खड़ी है लेकिन उसका इंजन रन कर रहा है। तो इन दोनों सिचुएशंस में क्या वर्क डन होगा या नहीं होगा? पहला केस देख लेते हैं हम। उसमें है वर्क डन का फॉर्मूला स्टूडेंट्स होता है वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। पहले केस में जो पर्सन है वो खड़ा हुआ है, तो क्या वो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। क्या उसका डिस्प्लेसमेंट होगा? नो, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। दूसरे केस में क्या है, कार स्टेशनरी है, कार तो खड़ी है लेकिन उसका इंजन जस्ट वर्क कर रहा है। तो क्या कार कोई वर्क कर रही है? कार कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है? स्टूडेंट्स, नो। ना ही पर्सन कोई डिस्प्लेसमेंट है, ना ही कार का कोई डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पर हम डी की वैल्यू जब जीरो पुट कर देंगे तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा जीरो। दोनों केसेस में वर्क डन, इन बोथ केसेस वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें है कैलकुलेट वर्क डन इन जूल इन लिफ्टिंग अ मास ऑफ 10 kg एट अ स्टेडी वेलोसिटी थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर। पहला काम तो हमारे पास है वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन इन जूल में। मास गिवन है हमारे पास 10 kg, हाइट गिवन है 10 मीटर। वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क का यूनिट होता है जॉउल, लेकिन हमने किलो जॉउल में वर्क को कैलकुलेट करना है। वर्क डन का फॉर्मूला बेसिकली तो होता है एफ डी कोस थीटा। ना इस गिवन डेटा में ना ही हमारे पास फोर्स गिवन है, ना ही डिस्प्लेसमेंट गिवन है और ना ही एंगल गिवन है। तो हमारे पास वर्क डन का एक और फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी उसकी इंक्रीज होगी वो उसके वर्क डन के बराबर आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच, तो वर्क डन भी इतना ही होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एन जी एच। एम की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8, एच की वैल्यू, हाइट की वैल्यू है 10, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 980 जॉउल। लेकिन हमारा टास्क है किलो जॉउल में कन्वर्ट करना है इसको। तो 980 को जब हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा किलो जॉउल में, 0.98 किलो जॉउल। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। स्ट्रेट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, 2 एंड 4, ये आपके जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन करवाया और ये वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये अक्सर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, इन विच केस इज मोर वर्क डन व्हेन अ 50 kg बैग ऑफ बुक्स इज लिफ्टेड 50 centimeter or when a 50 kg crate is pushed through 2 meter across the floor with the force of 50 Newton। हमारे पास ये गिवन है, दो मैसेज है, केस नंबर 1 है हमारे पास, एक है केस नंबर 2। केस नंबर 1 में है मैस नंबर 1 है 50 kg, मैस नंबर 2 है 50 kg। दोनों का वेट जो है हमारे पास या मैस है वो सेम है, लेकिन मैं फिर जाती हूँ, फिर मैं उधर से। स्टूडेंट्स, हमारे पास दोनों का मैथ सेम है लेकिन दोनों हाइट डिफरेंट कवर कर रही है। इसकी हाइट है 50 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर। जब हम इसे सेंटीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। दूसरे केस में उसने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, 2 मीटर और फोर्स है 50 न्यूटन। यहाँ पर वर्क डन ऑन केस नंबर 1 हमारे पास आ जाएगा वही लास्ट क्वेश्चन में जो हमने फॉर्मूला यूज किया है, M1GH। M1 की वैल्यू है 50 kg, H की वैल्यू है 0.5 मीटर, G की वैल्यू है
जी की वैल्यू है हमारे पास 9.8 और H की वैल्यू है 0.5। इन सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वर्क आ जाएगा 245 जॉल। केस नंबर 2 में हमारे पास वर्क डन के लिए हमारे पास मैथ तो है, G की वैल्यू भी है, H की वैल्यू नहीं है, तो हम क्यों ना FD की वाला फॉर्मूला यूज कर लें क्योंकि हमारे पास फोर्स गिवन है। फोर्स का की वैल्यू है 50, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 2। 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 आंसर आ जाएगा हमारे पास 100 जाओ। तो स्टूडेंट्स केस नंबर 1 में वर्क डन ज्यादा हुआ है तो केस नंबर 2 में, यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है कि केस नंबर 1 में 245 जाउल, यानी कि इस केस नंबर 1 में मैथ इन दोनों का सेम है, लेकिन इन्होंने हाइट और डिस्टेंस डिफरेंट कवर किया है, इस वजह से इनका वर्क डन की वैल्यू डिफरेंट आई है। इस वजह से केस नंबर 1 में हमारे पास वर्क डन ज्यादा हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एन ऑब्जेक्ट हैज 1 joule ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन। एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी 1 joule है, इसका क्या मतलब है? We know that energy is defined as the ability of a body to do work. अगर किसी बॉडी के पास 1 जॉल पोटेंशियल एनर्जी है, इसका क्या मतलब है कि वो बॉडी 1 जॉल का वर्क कर सकती है। So an object has 1 joule of potential energy means that body has the capacity to do work of 1 joule. अगर किसी बॉडी के पास 10 जॉल की पोटेंशियल एनर्जी है तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि जो वो बॉडी है वो 10 जॉल का वर्क करने के काबिल है। इसी तरह अगर 15 जॉल की उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है तो हम यही कहेंगे कि 15 जॉल वो वर्क कर सकती है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हेन अ रॉकेट री-एंटर्स द एटमॉस्फेयर इट्स नोज कोन बिकम्स वेरी हॉट, वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम। कह रहे हैं कि जब रॉकेट को हम स्पेस में छोड़ते हैं, जब वो एटमॉस्फेयर में वापस आता है तो उसकी नोज कोन, उसकी टिप जो है रॉकेट की, वो हॉट क्यों हो जाती है? वेयर डज दिस हीट एनर्जी, ये हीट एनर्जी उसके पास कहाँ से आती है? When the rocket re-enters the atmosphere, then some of its kinetic energy is used in doing work against friction with dust particles and air, which is converted into heat. Due to this heat energy, its nose cone becomes very hot. So ऐसा होता है कि जब रॉकेट एटमॉस्फेयर में वापस आता है तो वो मूव कर रहा होता है, उसमें कौन सी एनर्जी होती है स्टूडेंट्स? काइनेटिक एनर्जी। तो वो काइनेटिक एनर्जी, उसकी कुछ जो काइनेटिक एनर्जी का कुछ पोर्शन यूज हो जाता है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स एंड एयर। एयर के साथ फ्रिक्शन और डस्ट पार्टिकल्स के साथ फ्रिक्शन में, उसके साथ फ्रिक्शन में वर्क डन अगेंस्ट में यूज हो जाती है उसकी काइनेटिक एनर्जी। इस वजह से वो जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वर्क डन जब करता है तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी वजह से रॉकेट के नोज कोन बिकम्स वेरी हॉट। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अ गर्ल ड्रॉप्स अ कप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट which breaks into pieces, what energy changes are involved। अगर हम ऊपर कुछ सर्टेन हाइट से एक कप को नीचे फेंकेंगे, ऑब्वियस सी बात है वो टूट जाएगा, लेकिन कौन कौन से एनर्जी चेंजेस आते हैं आप इसको स्टडी करें। A cup thrown from a certain height loses its gravitational potential energy। जब स्टूडेंट्स कप सर्टेन हाइट पे पड़ा हुआ है, जब हमने उसे नहीं ड्रॉप किया है तब उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के टॉपिक में स्टडी किया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है एंड गेन इट्स काइनेटिक एनर्जी when it strikes the ground, then a part of its kinetic energy, जब वो कप ग्राउंड को हिट करेगा, a part of this kinetic energy is used to break the cup and rest of the energy converts into। स्टूडेंट्स जब हम उसे ड्रॉप करेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन जब वो ग्राउंड को हिट करेगी तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी कप को तोड़ने में यूज हो जाएगी और बाकी की एनर्जी साउंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पीसेस और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब कप को ड्रॉप करते हैं तो उसमें से एक साउंड की भी तो साउंड एनर्जी की भी आवाज आती है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है और हीट एनर्जी इन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है।